नमस्कार, न्यूज 4.0 पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, आकांक्षा और धीरेन्द्र। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि असम के दौरे पर हैं, जहां पर डिब्रूगढ़ को करीब 825 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों से डिब्रूगढ़ और पूरे असम की किस्मत बदलने वाली है। अमित शाह ने बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा असम को होगा। साथ ही अब डिब्रूगढ़ के बागानों की चाय बिना किसी टैक्स के पेरिस से लेकर बर्लिन तक यानी यूरोप के सभी 27 देशों में बिकेगी। इससे स्थानीय चाय उत्पादकों को इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा और उनकी कमाई में इजाफा भी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के नए भवन की नींव रखी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार असम के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में नई विधानसभा बनाने का ऐलान किया था और आज आधारशिला रख दी गई है। पहले भी कांग्रेस के समय में कई घोषणाएं होती थी, लेकिन वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाती थी, काम नहीं होता था। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ को असम की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि यहीं से पूरे देश और दुनिया में असम की चाय की खुशबू फैली है। नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे मिसिंग समाज को आश्वस्त करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपकी सभी चिंताओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार भी मानते हैं हर संस्कृति, हर भाषा, हर परंपरा को भारत में जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में जनसभा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने असम की पहचान गमोसा का अपमान किया है। अमित शाह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एट होम कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों को सम्मान के तौर पर असम का पारंपरिक स्कार्फ गमोसा दिया गया। शाह का दावा है कि विदेशी मेहमानों सहित सभी बड़े नेताओं ने इसे पहना, लेकिन राहुल गांधी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति वही थे। आसाम का युवा वेपन की जगह विजन को चुन रहा है और डर की जगह ड्रीम को अपनाए हुए लगभग 1,56,000 से अधिक नौकरी सिर्फ 5 साल में 1,56,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने कोई सिफारिश के बगैर देने का काम किया है। और मित्रों, जागी रोड में आने वाली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री 27,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगी और 26 के दिसंबर तक मेड इन आसाम चिप्स पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का काम। डिब्रूगढ़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धेमाजी पहुंचे, जहां पर उन्होंने करेंग चपोरी में 10वें मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये यहां पर रंग बिरंगे कपड़ों में मिसिंग युवा उपस्थिति है। मिसिंग कल्चर ने सारे देश को प्रभावित किया है और यही परंपराएं जोड़कर भारत की संस्कृति बनती है। अमित शाह ने कहा कि इस दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई जनजातियों को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आज भारत सरकार के प्रगति पोर्टल के कामकाज की समीक्षा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उत्तराखंड में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति, उनके जमीनी स्तर पर असर को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रगति पोर्टल ने सरकारी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाने का काम किया है।
सीएम धामी ने बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा, विश्लेषण और निगरानी करना है। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ साथ आम जनता की शिकायतों को सुनने और उनके समाधान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न परियोजनाएं देश के अंदर संचालित होती हैं उनकी समीक्षा के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च की गई थी। और ये पोर्टल भारत सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, अति महत्व के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों की निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है और जो उसमें शिकायतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करता है और परियोजनाओं को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रगति पोर्टल के लागू होने के बाद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में शुरू की गई कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अब जमीन पर साकार हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक राज्य में 10 प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 32 अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में 42 परियोजनाएं, इनकी निगरानी इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से केंद्र की सरकार करती है और इनमें सब मिलाकर एक बड़ा निवेश 3.5 लाख करोड़ का निवेश है और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। 32 परियोजनाओं पर तेजी से अभी काम चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि प्रगति पोर्टल के जरिए उत्तराखंड में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और प्रभावी निगरानी व्यवस्था के चलते राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं तय समय में पूरी की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती भी मिल रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले के खंबात में आज अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने के साथ साथ क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। योजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें सड़क, जल आपूर्ति, नागरिक सुविधाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य खंबात और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाना, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना और जीवन स्तर को बेहतर करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी क्षेत्र को पीछे न छोड़ा जाए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से खंबात क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे समग्र रूप से क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और तेजी से बदलती हुई वैश्विक राजनीति के बीच भारत एक बड़े कूटनीतिक आयोजन की मेजबानी कर रहा है। दरअसल नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज से आयोजन हो रहा है, जिसमें अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा। खास बात यह भी है कि यह सम्मेलन करीब 10 साल बाद हो रहा है और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, जिसे दिल्ली में मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी का महाकुंभ माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अरब लीग के महासचिव शामिल हो रहे हैं। भारत अरब विदेश मंत्रियों की ये मीटिंग 2016 के बाद पहली बार हो रही है। पहला सम्मेलन 2016 में बहरीन में आयोजित हुआ था, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दी गई थी। इस बार इन क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने के साथ साथ भारत अरब साझेदारी को नई मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत मंच मानी जाती है और इसकी शुरुआत मार्च 2002 में भारत और अरब लीग के बीच में MOU साइन होने के साथ हुई। इसके बाद सितंबर 2008 में अरब भारत सहयोग मंच की स्थापना की गई, जिसे 2013 में संशोधित किया गया। भारत 22 सदस्य देशों वाली अरब लीग का पर्यवेक्षक देश है, जो कि भारत और अरब दुनिया के बीच में संवाद को एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है।
ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैठक न सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर संवाद को आगे बढ़ाएगी, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को भी रेखांकित करेगी। पहली बार नई दिल्ली में हो रहा है ये सम्मेलन भारत और अरब देशों के रिश्तों को नई दिशा देने और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूरोपियन यूनियन ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। EU का आरोप है कि IRGC ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए क्रूर कार्रवाई की, जिसमें करीब 6000 लोगों की मौत हुई। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिका हिंद महासागर में ईरान के नजदीक अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और ईरान किसी भी हमले पर निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दे रहा है। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि IRGC ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक और अमानवीय व्यवहार किया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अब IRGC को अलकायदा, हमास और दाइश जैसे आतंकी संगठनों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन ने 15 ईरानी अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी, एग्जीक्यूटर जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद और जज इमान अफशारी शामिल हैं। इस फैसले को यूरोपियन यूनियन के सभी 27 सदस्य देशों का समर्थन है। खास बात यह है कि फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश जो कि पहले इस कदम के विरोध में थे, अब इसके फेवर में आ गए हैं। काजा कल्लास के मुताबिक ये निर्णय ईरान के विभिन्न शहरों में कुछ दिनों पहले हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान की सेना पर दमनकारी कार्रवाई करने के जवाब में लिया गया है, जिससे यूरोपीय देशों के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वह ईरान ने EU के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है, जबकि ईरान के सशस्त्र बलों ने इसे गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताया है। ईरान सेना का कहना है कि IRGC देश की सशस्त्र सेनाओं का अभिन्न हिस्सा है और उसे आतंकी संगठन घोषित करना पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि इन महासागर में अमेरिका की वॉरशिप अब्राहम लिंकन ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि भीषण ठंड के इस दौर में यूक्रेन की राजधानी कीव और बाकी शहरों पर कम से कम एक हफ्ते तक हमले न किए जाएं। ट्रंप का यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है जब रूस लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बना रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड में लाखों लोग बिजली और हीटिंग सुविधाओं से वंचित हो गए। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन से सीधे मानवीय अपील की थी। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति इस अनुरोध पर सहमत हो गए हैं। हालांकि रूस की तरफ से अब तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में रात के वक्त ड्रोन हमला किया, जिसमें 3 लोगों की जान गई है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को भारी नुकसान भी पहुंचा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रशिया एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के संकेत मिले हैं कि रशिया बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के लिए हथियार और गोला बारूद जुटा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले रशिया 800 से अधिक ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चुका है, जिनमें यूक्रेन की पावर ग्रिड को भी खास तौर पर निशाना बनाया गया। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम को लेकर के बातचीत चल रही है। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब आधुनिक इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से गिना जाने लगा है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक रूस और यूक्रेन के दोनों पक्षों के मिलाकर करीब 20 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी बड़े युद्ध में इतना भारी सैन्य नुकसान नहीं देखा गया। भारी जानमाल के नुकसान के बावजूद युद्ध का नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे खत्म करने के लिए लगातार शांति के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।